जय हिंद टू यू ऑल गाइस। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है NIACL से रिलेटेड हमने एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज को चलाया हुआ है, जिसकी ये आज पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और 2 काफ़ी आप लोगों ने उसका सपोर्ट दिया, कमेंट किया, लाइक किया। सो ये आज हमारा पार्ट 3 है। सो गाइस, मैंने आज भी इस वीडियो में ये कोशिश करी है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस बने इंश्योरेंस से रिलेटेड वो यहां से आपके निकल पाए। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा गाइस यहाँ पे आपका IRDA। और हाँ, हालांकि आपको ए बाद में जोड़ने को मिलेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब बना था? आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे 1938, 1971, 1993 या फिर 1999 या फिर नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि IRDA की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारा सही आंसर हो जाता है 1999 यानी कि 1999। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइज कि 1999 में IRDA की स्थापना की गई थी, क्योंकि भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी। और IRDA क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसे पार्लियामेंट के एक एक्ट से लाया गया था, बाय द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या IRDA कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपने बोलना नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसे पार्लियामेंट के एक लॉ के द्वारा बनाया गया था। तो गाइज, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे ये पूछ रहा है कि विच कमेटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA दोनों गाइज एक ही है। अब मैं आपको बता देता हूं किस कमेटी ने ये कहा था कि IRDA की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे PN मल्होत्रा कमेटी, RN मल्होत्रा कमेटी, DR गैडगिल कमेटी, रजमनार कमेटी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा सही जो आंसर है वो हो गया आपका RN मल्होत्रा कमेटी। राइट आंसर इज दिस। इनकी वाइफ का नाम है अन्ना राजम मल्होत्रा, जो कि भारत की पहली महिला IAS थी। अब मैं आपको बता देता हूं, RN मल्होत्रा 1985 से लेकर 1990 के बीच में 5 वर्षों के अंतराल में भारत के RBI के गवर्नर रहे थे, और जो ये RBI गवर्नर थे वो थे 17th। ठीक है गाइस, तो आप इस क्वेश्चन का एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। अब ये जो हमारी मल्होत्रा कमेटी है इसको 1993 में सेटअप किया गया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे? वो थे RN मल्होत्रा, जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI रह चुके थे, 17वें गवर्नर थे, 5 सालों के लिए रहे थे। ठीक है, अब इनकी इंप्लीमेंटेशन, इनके एक तरीके से सुझाव के बाद ही IRDA की स्थापना हुई थी। IRDA को क्या करा गया था? कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, ताकि वो भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर सके, जैसे कि सेबी करती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज को, क्या करती है एक तरीके से मार्केट को रेगुलेट करती है। तो वैसे ही इसका भी आया था। तो गाइज, हम लोग एवरी संडे ऑनलाइन वेबिनार रखते हैं, किससे रिलेटेड? हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन NIACL की। अगर आप तैयारी कर रहे हो 2021 के लिए, तो आपको यहाँ पर जो बेस्ट फैकल्टी है हमारे, वो बताएंगे कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपने जल्दी सक्सेस पाना है। क्योंकि देखिए, मेहनत सब करते हैं, मेहनत के लिए पीछे कोई नहीं है, मेहनत सबको करनी आती है, लेकिन कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं उनमें से। तो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको बताया जाएगा, कुछ टिप्स बताए जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आपके सक्सेस होने में आपको हेल्प करेंगी। सो गाइस, जरूर अटेंड करिए आप अपना ये ऑनलाइन वेबिनार, जो कि हर संडे को लिया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इन pursuance of which one of the following was the General Insurance Corporation of India was formed? GIC। बेसिकली यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? GIC की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि किस एक्ट के द्वारा जो हमारा जर्नल GIC है वो एक तरीके से क्या हुआ था?
फॉर्म हुआ था। आपको पता है दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली बात होती है जीवन और मृत्यु की, यानी कि बेसिकली मृत्यु की बात होती है, घटना से रिलेटेड। कोई भी हमारा एक्ट है, एक कोई भी फैटल अगर डेथ होती है तो वहां पे वो रिलेटेड होती है लाइफ इंश्योरेंस से। अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो आपका हेल्थ आ गया, तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आ गया, तो आपके कोई भी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस आ गया, कुछ भी हो सकता है, आपकी कंपनी का हो गया, रिस्क हो गया। ठीक है, तो दो टाइप के। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड आपको ये बोल रहा है पहला ऑप्शन कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 क्या इसके तहत आया था। दूसरा है आपका इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या इसके तहत आया था। तीसरा है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या इसके तहत आया था, या फिर IRDA एक्ट 1999 क्या इसके तहत आया था, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं बता देता हूं, IRDA एक्ट 1999 के तहत में IRDA की स्थापना की गई थी ताकि वो भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर सके। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत क्या करा गया था, जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद कर दिया गया था, ये आपको पता है। और इंश्योरेंस एक्ट 1938 में भारत में इंश्योरेंस कंपनी को एक तरीके से लाया गया था कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनीज आएंगी और भारत में क्या करेंगी, वो एक तरीके से व्यापार कर सकेंगी। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, ये भारत में एक तरीके से ये एक बेस है कि भारत के जनरल लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाने में। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया ए। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि GIC भारत में किसके तहत आई है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। अब मैं आपको बताता हूं 50 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज थी जिनको नेशनलाइज किया गया और कुल 52 ऐसी कंपनीज थी जिनको अंडरटेकिंग लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और 1972 में इन सभी को मिलाकर GIC बनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, IRDA हैज अ पावर टू फ्रेम द रेगुलेशन अंडर डैश ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो अब ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस रिलेटेड आप कोई भी कानून बना सकते हो, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, उसका आधार क्या है। कोई भी अगर कानून है तो उसका क्या आधार है, वो कैसे उस कानून को बनाया गया, तो कौन सा सेक्शन था। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई अगर आपने कोई जुर्म करा है तो आपको इसके तहत इतनी सजा होगी, तो वो IPC में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। अगर मैं बात करता हूं कि प्रेसिडेंट को हटाया जाना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल 61 है वो आपको पॉलिटिकल साइंस भारत के संविधान में आपको देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये जहां पे ये बोल रहे कि रेगुलेशन आप बना सकते हो, लेकिन उसका बेस क्या है, यानी कि वो आपको किस सेक्शन में मिलेगा। आपके जो एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसके अंदर भी क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है सेक्शन 112A, सेक्शन 114A, सेक्शन 114B या फिर सेक्शन 115B, या फिर क्या नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर है सेक्शन 114 का ए। अब सेक्शन 26(1) जो कि IRDA एक्ट 1999 का था, और दूसरा सेक्शन हो गया 114 जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 का था। अब ये पावर देता है अथॉरिटी को कि ये रेगुलेट कर सके बाय नोटिफिकेशन, यानी कि आपको उसकी अधिसूचना, उसका आपको प्रमाण पत्र के रूप में आपको उसकी अधिसूचना देनी पड़ेगी, एक तरीके से नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि भाई हम ये कानून बना रहे हैं इंश्योरेंस के लिए कि भाई इंश्योरेंस कंपनी अब ये बिजनेस नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। क्योंकि पहले क्या होता था, धोखेधड़ी बहुत होती थी कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और बाद में अंत में मिलता कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया गाइस बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस। बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहां पे ये बोल रहा है, पहला स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और अंत में लास्ट में हमारा ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर नन ऑफ दिस। आपको पता है कि एकमात्र भारत की पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनी जो कि लाइफ इंश्योरेंस करती है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC ऑफ इंडिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास एन ऑर्डिनेंस। 19 जनवरी 1956 को एक ऑर्डिनेंस पास होता है। उस ऑर्डिनेंस के तहत कहा जाता है कि अब भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम की स्थापना करी जाएगी, और यह भी कहा जाता है कि अब ये कब से काम करना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं होता नहीं कि कानून बना दिया और अगले दिन हमारा LIC एस्टैब्लिश हो गया, नहीं। कानून बनता है, उसके लिए टाइम लगता है, ऑफिस को बनाना है, उसके लिए एम्प्लॉय इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि 1956 19 जनवरी में
1956 के 19 जनवरी में ऑर्डिनेंस तो पास हो गया कि भाई लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना करी जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। लेकिन ये काम करना कब से स्टार्ट करेगा? आपके ऑप्शन है यहाँ पे 1 सितंबर 1956, 1 अगस्त 1956, 1 जनवरी 1956, या फिर डी है 1 जनवरी 1957, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, 1 सितंबर 1956 से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपना काम करना स्टार्ट किया था। हालांकि इसका जो ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश बोलते हैं ऑर्डिनेंस को, ये पास हो गया था 19 जनवरी 1956 में। अब ये जो LIC है, इस LIC को 245 इंश्योरेंस कंपनीज थी जो कि प्राइवेट थी, इन सबको मिलाया गया और 1956 में LIC की स्थापना करी गई, जो कि भारतीयों को भी क्या देती है? लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज देती है, क्योंकि पहले अंग्रेज थे, वो लोग इस चीज की एक तरीके से इंश्योरेंस इंडियंस को नहीं देते थे। अगला है मल्होत्रा कमेटी वाज सेटअप इन। ये मैं आपको बता चुका हूं गाइस कि मल्होत्रा कमेटी की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1994, 1993, 1995, 1996, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहां पे मैं गाइस आपको बता देता हूं, जो मल्होत्रा कमेटी है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। RN मल्होत्रा जो कि 17वें गवर्नर ऑफ RBI थे 1985 से 1990 के बीच में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द अमाउंट व्हेन यू स्टॉप पेइंग द प्रीमियम एंड विड्रॉ द एंटायर अमाउंट। अब आपने क्या करा कि आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया और अपने सारे के सारे अमाउंट निकाल ली, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन है सरेंडर वैल्यू, डेप्ट वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि वो सरेंडर वैल्यू है जब क्या होता है कि आप प्रीमियम देना बंद कर दो, आपके पास पैसे नहीं, आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया। हालांकि मैं आपको यहां पे एक चीज और बता देता हूं कि ये एक टर्म होता है, ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने दिया उसके बाद आपने दिया नहीं तो वो लास्ट में आपको पैसा मिलेगा 2 महीने का, ऐसा नहीं होता। 3 साल का टाइम होता है। LIC के लिए तो यही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सी कंपनी क्या नियम लागू करे, 1 साल, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 3 साल, 5 साल, कितने का भी कर सकते हैं, कंपनी पर डिपेंड करता है। लेकिन LIC ये बोलता है कि भाई 3 साल के अंदर अंदर 3 साल तक आपको जमा कराना है। उसके बाद भले आपने छोड़ दिया तो 3 साल के बाद जब आपकी टर्म एंड हो रहा है, पॉलिसी बिल्कुल खत्म हो रही है, तो वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। हालांकि आपको बाकी जो सारी सुविधाएं हैं, जो कि टाइम लाइफ कवर है, वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका 3 साल में पैसा जमा करा था वो आपको पक्का मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू कौन सी अमाउंट होती है? जब आप पे करना छोड़ दोगे अपना प्रीमियम, जो कि आपका मंथली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, या फिर ईयरली है, जो भी आपने करवाया होगा, तो और विड्रॉ कर लेते हो सारे के सारे अमाउंट, ठीक है। तो ये पॉलिसी आपकी सीज हो जाती है जब आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हो, और आपका इंश्योरेंस भी क्या होता है यहाँ पे लूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश इज द अमाउंट व्हेन द इंश्योर्ड स्टॉप पेइंग द प्रीमियम बट डू नॉट विड्रॉ द अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि अब वो अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, अब वो अमाउंट को बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं कर रहा है, उसने पैसे रखे रहने दिए, 3 साल तक जमा कराए, पैसे रखे रहने दिए। अब इस पैसे को क्या बोला जाएगा? आपके ऑप्शन है यहाँ पे सम वैल्यू, टर्म वैल्यू, पेड वैल्यू, डेप्ट वैल्यू, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर होगा पेड वैल्यू। पेड वैल्यू क्या है कि भाई उसने 5 साल तक पैसे जमा कराया, लेकिन उसके बाद वो सक्षम नहीं है पैसे जमा कराने के। अब वो जब सक्षम नहीं है पैसे जमा कराने के, तो उसका इंश्योरेंस जो है, जो उसकी पॉलिसी है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन 3 साल तक तो उसने करवाया ना, बेसिकली 5 साल तक करवाया, लेकिन 3 साल का टर्म है, तो 5 साल तक का उसका पैसा, साथ में उसका जो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बनता है, वो उसको उसकी पॉलिसी के टर्म एंड में मिल जाएगा, ठीक है। पैसा उसका लैप्स नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया गाइस हमारा आंसर क्या हो गया? पेड वैल्यू। अब अंत में लास्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस कंपनी गिव्स अ ग्रेस पीरियड ऑफ डैश टू द इंश्योर्ड इफ दे फेल टू पे द प्रीमियम बिफोर द ड्यू डेट। अब आपको पता है कि मान लीजिए आपको 1 अगस्त में आपने 2021 में आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरना है, आपका मंथली था, आपने प्रीमियम भरना है, आपके पास पैसे नहीं हुए, 15 दिन का ग्रेस पीरियड और दिया उन्होंने कि आप 15 दिन के अंदर जमा करवा दो, 15 दिन तक आपने जमा नहीं करवाया तो आपका ये पॉलिसी क्या हो जाएगा, एक तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। फिर भी वो एक आपका और टर्म बढ़ा देते हैं, 1 महीना 2 महीना बढ़ा देते हैं। उसके बाद हालांकि वो आपकी सारे के सारी जो आपका प्रीमियम है वो भी लेंगे, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो ग्रेस पीरियड है वो कितने दिन का है। आपके ऑप्शन है 20 to 30 डेज, 10 to 15 डेज, 15 to 30, 20 to 25, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा 10 to 15 डेज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ग्रेस पीरियड है
जो कंपनीज है उनके हिसाब से अलग अलग होता है, हर किसी का सेम नहीं होता है। कोई आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी दे देगा, कोई आपको 10 डेज का ग्रेस पीरियड देगा, कोई आपको 2 महीने का भी दे देगा ग्रेस पीरियड। हालांकि आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो अपनी पॉलिसी है उसे भी रिवाइव कर सकते हो। जब आपने अपना पूरा का पूरा प्रीमियम दोबारा से भर दिया तभी भी आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो पॉलिसी है जो आपकी डेड हो चुकी थी उसे रिवाइव कर सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी की, कंपनी के जो पॉलिसी है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा, द कंपनी हैव डिफरेंट नॉर्म फॉर रिविविंग द पॉलिसी, ठीक है, रिवाइविंग द पॉलिसी, कि आपको अपनी जो डेड पॉलिसी है उसको रिवाइव करने के अलग अलग तौर तरीके। लेकिन अगर जो आपका एवरेज यूनिवर्सल आंसर निकलेगा वो 10 to 15 डेज का आपका ग्रेस पीरियड आता है जब अपनी प्रीमियम को जमा नहीं करा पाते हो। उसके बाद भी आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है कि आप भाई इस टाइम पे अपनी प्रीमियम को जमा करवा दो। अदरवाइज नहीं तो वो लैप्स हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, नहीं तो और टाइम बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।